स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के सर जीएस पॉइंट में। मित्रों, आज हम अपने खंड शिक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी से संबंधित 32वीं वीडियो लेके आपके बीच हाजिर हैं। मित्रों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर वीडियो को कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने प्रथम प्रश्न की तरफ। आज का प्रथम प्रश्न है हमारा, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन में है 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है 1952। सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है दूसरा। आज का दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? ऑप्शन में है संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र राज्य संबंधों में विवाद का समाधान करने एवं परस्पर सहयोग के क्षेत्रों में विकास के उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना कर सकता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न के जो है तीसरा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आज का तीसरा प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन में है पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को और पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। लोकसभा चुनाव जीतकर सत्ता में आने वाली पार्टी या गठबंधन की पहली प्राथमिकता प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की होती है। संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा में सबसे अधिक समय गुजारने वाले सदस्य या निर्वाचित सबसे वरिष्ठतम सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। चलिए चलते हैं मित्रों अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है चौथा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है आज का। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के आकलन हेतु प्राचल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? ऑप्शन में है स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक स्थिति, आराम। इसका जो राइट आंसर मित्रों वो है आराम। ये क्वेश्चन बार बार पूछ लेता है और मुझे मालूम था ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मालूम जरूर होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है पांचवा प्रश्न है, बुलक कैपिटलिस्ट किसे कहा जाता है? ऑप्शन में है गरीब किसान को, धनाढ्य किसान को, उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है पर धनाढ्य नहीं है, और लास्ट ऑप्शन है उन किसानों को जो बड़े जमींदार हैं। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड अर्थात सी, उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है पर धनाढ्य नहीं है। चलिए चलते हैं मित्रों अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है छठवां। आज का छठवां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? ऑप्शन में है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है हरियाणा। ये क्वेश्चन मित्रों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट भी ये क्वेश्चन करता है, आप लोग ध्यान रखिएगा इसमें। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है सातवां। आज का सातवां और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? इसका जो राइट मित्रों ये इसका क्वेश्चन राइट आंसर बताने से पहले बता दूं कि यह क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। प्लीज आप लोगों से अनुरोध है इस क्वेश्चन पूरी ढंग से पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, केरल। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उन राज्यों की कुल जनसंख्या से अनुपात का विवरण निम्नलिखित सारणी में मतलब उत्तर प्रदेश में है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है आठवां और इम्पोर्टेंट प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट कर रहा है मित्रों, इसलिए इसको भी देख लीजिएगा। नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम। इसका जो राइट आंसर मित्रों वो है नागालैंड। चलिए चलते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? इस प्रश्न को इसमें बता दूं मित्रों, करीब यह प्रश्न 8 बार पीसीएस लोअर यूटीएम में मिलाकर पूछ चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, ये बार बार पूछता रहता है। फिर से पढ़ देता हूँ, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन में 3, 6, 9,
12। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है 9 अर्थात थर्ड। उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। ये है तराई, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क, मध्य मैदान, बुंदेलखंड, उत्तरी पूर्वी मैदान और विंध्य पहाड़ी क्षेत्र। ये 9 जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं मित्रों। और ये प्रश्न पता नहीं क्या है, इसमें मुझे नहीं समझ आता, ये बार बार रिपीट कर रहा है इस प्रश्न को, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग बार बार देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, जो 10वां प्रश्न है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। ऑप्शन में है 13वें शिलालेख से, रुमंद स्तंभ लेख के द्वारा, प्रथम लघु शिलालेख द्वारा, इन सभी के द्वारा। इसका जो राइट आंसर मित्रों वो है 13वें शिलालेख के द्वारा। कलिंग युद्ध का विवरण हमें अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईस्वी में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख व्यक्त किया और सारी चीजों का विवरण 13वें शिलालेख में मिलता है। चलते हैं अपने 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ऑप्शन में है सरायनहराय, दमदमा से, महदहा से और लखनाज से। इसका जो राइट आंसर मित्रों वो है दमदमा से। और इस प्रश्न की व्याख्या मैं नहीं करूंगा क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने इस प्रश्न की व्याख्या कर दिया था। चलिए चलते अपने 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है आज का हमारा, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था। ऑप्शन में है गोपाल, देवपाल, धर्मपाल और महिपाल। इसका जो राइट आंसर मित्रों वो है धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध था। उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने विक्रमशिला तथा सोमपुरी, जिसको पहाड़पुर में है, जो पहाड़पुरी नाम से प्रसिद्ध है, में प्रसिद्ध विहारों का स्थापना की थी। उसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। चलिए चलते हैं अपने 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है, कृष्ण देवराय ने किस नगर की स्थापना की। ऑप्शन में है वारंगल, नागलापुर और उदयगिरी और चंद्रगिरी। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है नागलापुर। स्थापत्य कला के क्षेत्र में कृष्णदेवराय ने नागलापुर नामक नए नगर की स्थापना की थी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है 14वां प्रश्न है, जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था। ये सभी को मालूम होगा। ऑप्शन में चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, संगीत कला। इसका राइट आंसर मित्रों वो है चित्रकला। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का सबसे बड़ा कुशल पारखी था। इसने मुख्यतः चित्रकला को संरक्षण दिया था। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है 15वां, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था। ये भी आप लोगों को मालूम है, फिर बता देता हूँ। ऑप्शन में है मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलवंत, इल्तुतमिश। इसका जो राइट आंसर मित्रों वो है इल्तुतमिश। गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ऐबक ने आरंभ से ही इसे सरे जहादार का महत्वपूर्ण पद दिया। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था। चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है 16वां, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली। ऑप्शन में है हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। मित्रों इसका जो राइट आंसर मित्रों वो है अकबर। इसकी व्याख्या भी थोड़ा सा सुन लीजिए। मुगल शासक अकबर नागाड़ा बजाने में प्रवीण था। इसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है 17वां प्रश्न है, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशेषता हासिल की वो स्थित था। ऑप्शन में लखनऊ में, दिल्ली में, सियालकोट में, हैदराबाद में। इसका जो राइट आंसर मित्रों वो है लखनऊ में। मध्यकाल में प्रचलित पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मुल्ला निजामुद्दीन ने 18वीं शताब्दी में दर्स-ए-निजामी निश्चित किया तथा उसके अनुसार यह पाठ्यक्रम भारत में मुसलमानों के शासन का आरंभ को प्रस्तुत करता था, जो मुख्यतः लखनऊ था। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो 18वां प्रश्न है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया। आप लोगों को, सारे लोगों को मालूम होगा, मुझे मालूम है। 1527 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में और 1525 ईस्वी में और 1524 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर मित्रों आपको मालूम होगा 1526 ईस्वी में। इसकी व्याख्या पूर्व की वीडियो में कर चुका हूँ। आज का 19वां प्रश्न है, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ। इसका ऑप्शन में शिवाजी, पृथ्वीराज, राणा प्रताप और हेमू। इसका जो राइट आंसर मित्रों वो है हेमू। भारत के महान योद्धा एवं दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट हेमू ने अफगानों तथा मुगलों के विरुद्ध लगातार 22 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। 350 वर्षों से अधिक से मुस्लिम शासन के उपरांत उन्होंने उत्तर भारत में हिंदू शासन की पुनः स्थापना की थी। उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। दिल्ली के अंतिम यशस्वी हिंदू सम्राट के रूप में उन्हें भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य कहना उचित होगा।
चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है लास्ट 20वां प्रश्न है। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? ये भी आप प्रश्न आप लोगों को मालूम होगा, मुझे मालूम है। ऑप्शन में 1820 से 1827, 1819 से 1826, 1822 से 1829 और 1828 से 1825 ईस्वी। इसका जो राइट आंसर मित्रों 1820 से 1827 ईस्वी। सर टॉमस मुनरो 1820 से 1827 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर रहे थे। मित्रों यह थी आज हमारी 20 प्रश्नों की श्रृंखला। मित्रों यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।